बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक एक करके जो नाराज अरकान है वो सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें दावा किया गया था सुहेल अफरीदी की जानिब से वो सारी जामिद होती जा रही है। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातें तो नहीं हो पा रही, लेकिन वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं और वो उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे गंडापुर साहब चले थे। गंडापुर अच्छा बच्चा था, सुहेल अफरीदी भी अब तकरीबन अच्छा बच्चा है और चीजें काफी बेहतर होती चली जा रही हैं सुहेल अफरीदी के लिए और वो अपनी हुकूमत नहीं गंवाना चाहते मेरे ख्याल में। और बजट में भी उन्होंने वफाक की बातें मानी हैं, यानी वफाक के कहने के ऊपर तरक्याती बजट कम हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर सरप्लस वाले मामलात हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर अरबों रुपए कुर्बान हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के। तो सुहेल अफरीदी जो है वो अच्छे बच्चे की तरह मामलात कर रहे हैं। अब इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई तहरीक का रास्ता तो सुहेल अफरीदी ने फिलहाल अपनाया नहीं, और अगर वो नहीं अपनाते तो फिर एक ही रास्ता है कि इमरान खान साहब डील करके बाहर आए। तो डील के बगैर तो इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात तकरीबन अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक खड़ी नहीं हो रही। जब तक कि अवामी दबाव नहीं होगा, बड़ी तहरीक खड़ी नहीं होगी, तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। देखें ना, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर नीचे गया। यहां पे बजाय इसके कि ये एक अवामी दबाव पैदा करते इमरान खान जैसे लीडर को बाहर लाने के लिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता, ये उल्टा पीछे पीछे चलना शुरू हो गए और अब तनकीद भी बहुत हो रही है और तनकीद होनी भी चाहिए। सुहेल अफरीदी को गिरा दिया जाएगा। जो पार्टी के अंदर समझदार लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इसके खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान की चॉइस है, फिलहाल इसको चलने दो। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो कर रहे हैं उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहा है। और सुहेल अफरीदी कोई ऐसा नहीं लगता कोई तहरीक बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई तहरीक बना रहे हो, या कोई कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हो, या नौजवानों की कोई तंजीम खड़ी कर रहे हो, या नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हो। अब ऐसा दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर MI-17 मुजफ्फराबाद के नजदीक गिरकर तबाह हो गया और इसके गिरने की वजह जो है वो टेक्निकल बताई जा रही है। इसमें कौन से ऑफिसर्स थे इनके बारे में भी कोई इतला नहीं दी गई, लेकिन इब्तदाई इतला के मुताबिक दो अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। एक में के 17 लोग थे, एक में 21 लोग थे, लेकिन ये तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, इस बात की कंफर्मेशन है कि वो सारे लोग शहीद हो गए हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया है। इसकी तफसीलात मजीद आएंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा। अभी फिलहाल आजाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मैं सिर्फ वन लाइनर आपको बता दूं कि अगले 48 घंटों में जो कुछ भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी करेगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, उस पे इन्हिसार होगा कश्मीर के मुस्तकबिल का, कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा और कश्मीरी किस तरफ खड़े होंगे और वो क्या फैसला करेंगे। देखें, सबसे बेहतर तो यह है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठकर जो फैसला करते हैं, उन फैसलों ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, मईशत जो है वो आपके सामने आखिरी दमों पे है। अब बजट आप नहीं बना पा रहे, बार बार बजट आपका डिले हो रहा है, आगे जा रहा है। वजह क्या है? पैसा ही नहीं है और कहीं और से पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है। कारोबार बंद हो गया, बैरूनी सरमायाकारी खत्म हो गई, सियाहत पाकिस्तान में खत्म हो गई, दहशतगर्दी का पाकिस्तान में उरूज हो गया। ये बंद कमरों में चंद सियासतदानों के फैसले उन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया। नाजरीन, आजाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसका रीजन ये है कि ये तवक्को की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अवाम नहीं निकलेंगे। जो कुछ रावलाकोट में किया गया उसके बाद शायद लोग ना निकलें, लोग डर जाएं, लेकिन कश्मीर के लोग जरा मुख्तलिफ हैं। वो अपनी सोच में, अपने इत्तेहाद में, अपने मुतालबात को मनवाने में वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों का अलग अलग मिजाज है ना। बलूचिस्तान किसी और तरह है, खैबर पख्तूनख्वा किसी और तरह है, तो आज़ाद कश्मीर के लोग डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था कि वो 70 साल से ज्यादा हो गया है, इतनी बड़ी फौज वहां पे भारत ने दाखिल की हुई है, 10 लाख के करीब फौजी वहां पे रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग मानते नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपनी जदोजहद करते रहते हैं। अक्सर वो एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं। उनके जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो सारे आवाज उठाते रहते हैं। बल्कि वहां से भी अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है। मीरवाइज उमर फारूक का एक स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरा और उससे बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया। अब मैं इनके अकाउंट के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, इससे पहले मैंने कभी मीरवाइज उमर फारूक का अकाउंट स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहां पे एक ट्वीट है जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ। 2014 में ये अकाउंट बना था, 2,32,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब मैं, क्योंकि बहुत सारे अहम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। बहरहाल वहां पे भी सिंपल ये है कि कंसर्न शो किया गया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है
और अमन व अमान से सूरत हाल को कंट्रोल करने पर जोर दिया गया। अब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये बताने के लिए हमें थोड़ा सा मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं उतना क्लियरली तो आपको नहीं बता सकता, वहां पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो पहाड़ों के अंदर से गुजरते हैं, बहुत तंग रास्ते भी हैं और मकामी लोग उनको ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मेन चीजें हैं जो मैप के ऊपर मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम जरा मैप के ऊपर जाएंगे और जायजा लेंगे कि इस वक्त आजाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है, काफिले कहां पे पहुंचे हैं। जी तो नाजरीन, ये है मैप और ये आजाद कश्मीर है। इस तरफ जो है ये मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के पास है, आजाद कश्मीर है। ये जो रेड डॉट वाली लाइन जो है ये आपको बता रही है कि ये बाउंड्री है। कश्मीर जो है ना वो इस शक्ल का है, इधर बहुत यानी इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है कश्मीर की। उस तरफ पाकिस्तान है, ये आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है, ये आपको नीचे रावलपिंडी और बाकी इलाके आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर आप एबटाबाद, मानसेरा, ये सबके साथ कश्मीर की बाउंड्री चलती है। यहां से काफिले रवाना हुए थे। ये भिंबर का इलाका है, नीचे डुडियाल का इलाका है, ये मीरपुर का एरिया है और ये कोटली है जिसको क्रॉस करना था इन काफिलों ने। तो कोटली को क्रॉस करने के बाद ये है मेन पॉइंट जहां पे इस वक्त सारा मामला मौजूद है। इसे कहते हैं रावला कोट। सबसे पहले लड़ाई रावला कोट में शुरू हुई थी। रावला कोट पे ही सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रावला कोट में ही लाशें गिरी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी और जो सिविलियन है वो भी यहां पे शहीद हुए हैं। अभी सूरत हाल यह है कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला चला था, जो भिंबर से और मीरपुर से और डुडियाल से जो निकला था, ये डुडियाल का इलाका है। यहां से जितने भी लोग निकले थे ये सारे इकट्ठे होकर कोटली के रास्ते से ऊपर पुलंदरी की तरफ गए। अब बाकी काफिले इसके अंदर साथ साथ शामिल हो रहे थे। कुछ काफिले इस तरफ से भी आए। ये जो एरिया है इसको ये कहोटा का इलाका कहते हैं, साथ में ये अब्बासपुर का एरिया है और ये साथ साथ ये जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे देहात हैं, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये लोग यहाँ पे अब्बासपुर की तरफ आ गए और ये यहाँ पे जमा। एक जो काफिला है ये पुलंदरी की तरफ से ऊपर जा रहा है और ये पहुंचेगा ये खाई गला। ये एरिया है जहां पे इस वक्त सबका फोकस है। जितने भी मुजाहिरीन हैं वो सारे इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, ये वाले एरिया में। अच्छा, ये सीधे सीधे इलाके नहीं है, या ऐसा नहीं है कि शाहराहें हैं, सड़कें हैं, जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे से आ रहा है काफिला, ये वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े रास्ते भी हैं, पगडंडियां भी हैं। तो वो अलग अलग रस्तों से जो कश्मीरी हैं वो जानते हैं, उन रस्तों को वो वहां से जाते हैं। तो अब रावला कोट के इर्द गिर्द एक तो बाग की तरफ से आने वाले काफिले, जब क्योंकि ये बाग वाले भी रावला कोट के इर्द गिर्द आ गए, ये लोग भी यहां पे आ गए हैं। जो नीचे से 2-3 अलग अलग काफिले चले थे वो भी पहुंच गए हैं। तो 6 रास्ते जाते हैं रावला कोट के अंदर मेन। तो उनमें से 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो यहां पे मौजूद हैं। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में अपने मुतालबात अपने साथ लिए हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावला कोट को कंट्रोल किया हुआ है। यहां रावला कोट के अंदर, क्योंकि इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे देखा गया था कि रावला कोट को कंट्रोल करेंगे, यहां पे मुजाहिरीन का जोर तोड़ा जाएगा, इस जगह पे मुजाहिरीन को रोका जाएगा और यहां से जोर तोड़ने के बाद इस तहरीक को कुचल दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। कमेटी इन 4 लोगों की मोहताज है। वहां पे जो भी शामिल होता है वो खुद ही लीडर बन जाता है और ये लोगों की कमेटी है। ये लोगों की कमेटी है, यानी आम अवाम ने ये कमेटी बनाई हुई है। ये ऐसा नहीं है कि चंद लोगों ने मिलकर अवाम को इकट्ठा करके बेवकूफ बनाया हुआ, ये वो चक्कर ही नहीं है। ये जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ना, इसका रिवर्स किस्म का फॉर्मूला है। ये ऊपर से नीचे की तरफ ताकत नहीं जा रही, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। आप अगर ये 4 बंदे पकड़ लें जिन पे 1-1 करोड़ रुपए का आपने इनाम रखा हुआ है इनके सरों पे, तो क्या इसके बाद एहतजाज खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे खत्म होगा। एहतजाज खत्म होगा बातचीत के जरिए से या ताकत के बहुत अंधे इस्तेमाल के जरिए से कि आप बहुत सारे लोग मार दें, बहुत तबाही फैला दें, आप एक ऐसी नफरत का बीज बो दें जो तनावर दरख्त बनेगा ही बनेगा। ये जो आज आप फसल बोएंगे ये आपको कल काटनी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर ले, आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों पे गोली चलाना बहुत आसान है। एक ट्रिगर आपने दबाना है, गोली चल गई, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है नस्लों को, और वो कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है। ये कोई भी फोर्सेस जितनी मर्जी ताकतवर हो, कोई रियासत कितनी भी ताकतवर हो, वो इसकी कीमत नहीं चुका सकती। गोली से आप नफरत बो देते हैं और फिर आपको एक नफरत की पूरी फसल काटनी पड़ती है, वो कई गुना ताकत के साथ वापस आता है। बहरहाल
ताकत का अंधा इस्तेमाल जारी है। एक तरफ तो जनाब वो कह रहे हैं जी हमने मुज़ाकरात करने हैं इन लोगों के साथ, और दूसरी तरफ इन लोगों के नाम जो हैं वो कलदम तंजीम बना के इनकी गिरफ्तारियों और इनके छापों के लिए बाकायदा जो मुखबरी करेगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मुकर्रर कर दिया कि इनमें से कोई एक बंदा पकड़वाएं और 1 करोड़ रुपया आप ले लें। यानी आप गद्दारी करें अपने लोगों के साथ, अंदर से कोई बंदा वो बताए जनाब ये यहां बैठा हुआ है, वहां पे आके पकड़ें, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। किसी को 1 करोड़ नहीं मिलना। ये आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे को इनाम की रकम मिली हो। वो अमेरिका ने अटैक किया था ना वेनेजुएला के ऊपर, तो उसने बहुत इनाम रखा हुआ था उसके सर पे मादुरो के। तो जिन लोगों ने कहा था कि ये इनाम हमें मिले, अमेरिका ने कोई नहीं दिया इनाम। इधर अमेरिका इनाम नहीं देता तो पाकिस्तान इनाम देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फैसल राठौर साहब वाकई चाहते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो वो ये कलदम का ठप्पा हटाएं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें, उनके सर के ऊपर जो इनामात रखे गए हैं ये सिलसिला रोकें। और बड़ी अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान की मीडिया पे चलवाई जा रही। सबसे पहले तो एक बंदा है, और ये बंदा आप देख लें, इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ने का ऐलान किया वो फैसल गिलानी ने किया है। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव होगा और पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे ट्रांसमिशनें चला दी गई, जनाब इस बंदे ने अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी छोड़ दी। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर। मैंने जो लोगों से पूछा उन्होंने कहा जी हम तो इसको जानते भी नहीं ज्यादा। बहरहाल वो छोड़ते हुए कहता है जी मासूम शहरियों के खून से होली खेली जा रही है, मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से खुद को अलग करता हूं और उसको छोड़ने का मैं ऐलान करता हूं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छुड़वाई लोगों से, इसी तरह तहरीक लब्बैक भी छुड़वाई लोगों से। अब खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब इनके ताल्लुकात साबित हो गए हैं भारत के साथ, यानी फितनतुल खवारिज के साथ और भारत के साथ कलदम एक्शन कमेटी का गठजोड़ साबित हो चुका है। इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं और पुराना स्क्रिप्ट है बहुत। यानी तहरीक लब्बैक वालों के घर से भी इंडियन करेंसी मिल गई थी, यहां पे शौकत नवाज मीर के घर से भी इंडियन करेंसी मिल गई है, आपको पीटीआई वालों के घर से भी मिल जाती है, आपको तालिबान के घर से भी इंडियन करेंसी मिल जाती है। ये इंडियन करेंसी बड़ी चालाक है। एमक्यूएम के ऊपर एक्शन हो तो वहां से इंडियन करेंसी मिल जाती है, तहरीक लब्बैक के ऊपर एक्शन हो तो वहां से इंडियन करेंसी मिल जाती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जब भी कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ डालती है तो एजेंसियों को उनके लोगों के घरों से इंडियन करेंसी मिल जाती है। ये बड़ी चालाक करेंसी है, ये फौरी तौर पे वहां पहुंच जाती है जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किसी के साथ भी झगड़ा होता है। इंडियन सिम कार्ड भी मिल जाते हैं वहां से, वहां पोस्टर बैनर भी मिल जाते हैं। यानी उन्होंने सजा के रखे हुए होते हैं इंडियन बैनर, इंडियन पोस्टर, इंडियन फौजियों के खत, इंडियन राह का जो है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ के आपका ओहदा क्या, आपका काम क्या, आपको पैसे कितने मिले, उनके पैसे, सारा कुछ सजा के रखा हुआ होता है अपने घर के अंदर उस बंदे ने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है। और बाद में जाके छापा मारा जाता है और इंकशाफ होता है कि ओए ये तो राह का एजेंट निकल आया। तो जनाब राह के 5 एजेंट भी आईएसआई ने पकड़े। एक खबर ये भी दी गई, ये जरा खबर देखें आप, एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपी है। छपी क्या है, छपवा देते हैं। वो कह रहे हैं जी फितनतुल खवारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया, होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए और जनाब राह के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। जनाब राह के बंदे पकड़े गए। राह के जो बंदे हैं वो 5 बंदे, उनका पता चल गया कि ये राह के हैं, आईएसआई ने कार्रवाई की। और जनाब यही बंदे जो राह के साथ ताल्लुकात रखते हैं, यही बंदे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। ये जनाब अब इस किस्म की खबरें चलवाई जा रही हैं। तो ये पुराना स्क्रिप्ट है, पुरानी खबरें हैं, कोई नई चीज़ इनमें नहीं है, ये हमेशा से यही होता रहा है। तो जब आपने मुज़ाकरात करने हो तो फिर आपको कम से कम दिल बड़ा करना पड़ेगा, उन लोगों को मौका देना पड़ेगा कि वो आकर बैठते आपसे बात करें। जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, वो इस्लामाबाद से वापस कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो कश्मीर जा ही नहीं रहे। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो चुपते फिर रहे हैं कि उनके ऊपर पुलिस और रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस छापे मार रही हैं, वो उनके खून के प्यासे हो गए, उन पे गोलियां भी चलाई गई हैं, वहाँ लोग भी शहीद हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात कौन करेगा, किसके साथ करेगा, कहाँ पे बैठेंगे? ये सिर्फ मुज़ाकरात की बात करके फेस सेविंग ले रहे हैं ताकि कल कलां को ये कहें जनाब मैं तो बातचीत करने का हामी था, देखिए हमने बातचीत के जरिए मसला हल कर दिया। हालांकि बातचीत के तमाम दरवाजे इन लोगों ने बंद कर दिए। कल तलत हुसैन का प्रोग्राम चल रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे चलते प्रोग्राम के अंदर मैसेज भिजवा के तलत हुसैन को बताया कि जनाब हमने नहीं ये कबूल करना, ये जो आप वजीर आजम कह रहा है ये बकवास करता है, ये हम नहीं मानते इसको। यानी सादी बात तो यही है ना, वजीर आजम वहां पे कोई और बात कर रहा था, तलत हुसैन को मैसेज आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट का और उसको बताया जाता है जनाब हम नहीं ये मानते, ये जो भी कहता है कहता रहे बेशक। तलत हुसैन ने पढ़ के वो मैसेज सुना दिया वजीर आजम को और वजीर आजम कहता है नहीं जी ठीक है, वो भी अपना पैंतरा बदल गया फौरी तौर पर।
ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मीडिया जर्नलिज्म कर रहा है, सियासतदान सियासत कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसले कर रही है। आईजी ने नाज़रीन एक बड़ी अजीबोगरीब तकरीर कर दी वहां पे सियासतदानों वाली। बल्कि मैं अभी देख रहा था कि ईरान ने जंग लड़ी है अमेरिका के साथ, किसी अमरीकी या ईरानी जर्नैल ने भी ऐसी तकरीर नहीं की, किसी इसराइली जर्नैल ने भी ऐसी तकरीर नहीं की, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर किसी जर्नैल ने या किसी फौजी ने या किसी सियासतदान ने ऐसी शानदार तकरीर नहीं की, या पाकिस्तान के जर्नैलों ने कभी इंडिया के साथ लड़ाई में ऐसी तकरीर नहीं की, ना कभी इंडियन जर्नैलों ने ऐसी तकरीर की है जैसी तकरीर कर दी आईजी कश्मीर ने। ये आईजी कश्मीर वही आदमी है जिसने कहा था 1000 बंदा मारूंगा तो अमन आ जाएगा। अब ये कश्मीर पहुंचा हुआ है। ऐसे ज़हनी मरीज को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कभी कोई सिविल सर्विस के अंदर रखे भी, लेकिन आसिम मुनीर साहब के दौर में इसको आईजी बनाकर कश्मीर में भेज दिया गया। वो अपनी कार्रवाई डाल रहा है, बंदे मर रहे हैं वहां पे, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सिविलियंस हैं वो भी मर रहे हैं। तो लोगों की जान जा रही है, इनका क्या जा रहा है? वो सीने पे हाथ मार मार के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो वहां धमकी अमेज किस्म की बातें कर रहा है। और ये आईजी को क्या जेब देता है? अब चाहे इस्लामाबाद का आईजी हो, चाहे कश्मीर का आईजी हो, ये जिस तरीके से सीना ठोक रहे हैं अवाम के सामने, क्या ये अवाम का सामना भी कर सकते हैं? जो अवाम अपने टैक्स के जरिए से आपको तनख्वाह देते हैं, आपको पालते हैं, आप उनके खिलाफ ऐसा रद्देअमल कैसे दे सकते हैं? जब भी आप अवाम के पुरअमन एहतजाज के ऊपर जाके अटैक करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, तो लोग आगे से रिएक्ट करेंगे। अब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो शहीद हुए पुलिस वाले वो हमारे भाई हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी हमारे अपने बच्चे हैं, वो कौम के बच्चे हैं। लेकिन कौम के बच्चों को लड़ाने वालों के खिलाफ बोलना, अगर इतनी जरूरत है तो, अगर इतना हौसला है तो बात कर और ये कह कि कौम के बच्चों को लड़ाने वाले जो हैं वो कौम के मुजरिम हैं, जिन्होंने लाकर सिविलियंस को और फोर्सेस को आमने सामने खड़ा कर दिया। वो तकरीर ऐसे कर रहा है जैसे वो मकबूजा कश्मीर में जा रहा है, मकबूजा कश्मीर फतह करने के लिए। ओ भाई, ये कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, ये अपने लोग हैं, इनको ऐसे नहीं मारना। जितना गुस्सा और जितने जज्बात तुम दिखा रहे हो, अगर इतने जज्बात दूसरी तरफ से भी दिखाए गए, ये तो बहुत बड़ा तसादम हो जाएगा। तो ये जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। और ये ऐसे बेवकूफ़ लोग सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर के लिए और अपनी ज़ाती वाहवाह के लिए और गुड बुक्स में आने के लिए, बड़े बड़े ताकतवर लोगों की या एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहने के लिए वो इस तरह के ब्लंडर करते हैं, और कीमत इन ब्लंडर्स की बाद में कौम अदा करती है। अहमद फरहाद साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एलेबोरेट किया कि